ओके, तो ठीक है। आज से हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, जो प्रोबेबली डेटा एनालिसिस डेटा फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो है जॉइंस। ठीक है, तो जॉइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अब तक मैं थोड़ा फास्ट चल रहा था। ठीक है, अब तक मैं थोड़ा फास्ट, पिछला रिवीजन के लिए फास्ट कर रहा था, क्योंकि ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। मैं आई आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी खींचा। तो लेकिन अब जो है जॉइंस, ये मैं आराम आराम से चलूंगा, क्योंकि एक टॉपिक एक दिन में कवर करूंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सारा एंटी जॉइन सारा बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बताने के लिए, और इसके बाद फिर हम लोग ग्रुप वाई बाई पर चलेंगे। फिर ग्रुप वाई को भी इसी तरह बिल्कुल धीमे धीमे ले चलेंगे। फिर एनालिटिकल फंक्शन पे हम लोग रैंक, डेंस रैंक तक जाएंगे। ठीक है, और हाँ, बीच में विथ क्लॉज भी आएगा, वो भी देख लेंगे। पहले देखते हैं कि एलियास क्या है। एलियास जो होता है वो निकनेम होता है। निकनेम, जैसे आप घर पे देते हो ना किसी का नाम, घर का नाम होता है कुछ अलग, छोटा सा नाम होता है, जैसे सोनू, मोनू, ऐसे ना होता है। वैसे टेबल का भी आप एलियासिंग कर सकते हो। तो आपको टेबल का एलियासिंग करना है तो कुछ खास नहीं करना होता है। बस उस टेबल के नाम के आगे, आप जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हो, तो टेबल के नाम के आगे आप कोई एक छोटा सा एलियास दे दीजिए। जैसे मैंने दिया ए। ठीक है, ए। अब ये इसका ए, आपको बार बार एक्सरसाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जॉइंस में आप एक से ज्यादा टेबल का यूज करोगे ना, तो आपको बार बार उसके कॉलम का एक्सेस करने के लिए, अच्छा, आपको टेबल नेम प्लस कॉलम नेम करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है एलियासिंग की। एलियासिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मान लो कि आप एक टेबल है एम्प्लॉई, दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। ठीक है, तीसरा टेबल है, रेवेन्यू। रेवेन्यू, ठीक है। तो तीन टेबल आपके पास हैं। आप इन टेबल को, यार क्या नौटंकी है। ठीक है, तीन टेबल है, तो इसमें से आपको चाहिए, आपको आपको इन तीनों तीनों टेबल से थोड़े थोड़े रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको रिकॉर्ड एक्सेस करने, मान लो कि इसमें कॉलम है आईडी, नेम, इसमें है डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी और नेम, डीपीटी नेम। ठीक है, और इसमें रेवेन्यू में मंथ और 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 रेवेन्यू, REVE रख देते हैं। तो आपको हर टेबल से एक कुछ कुछ कॉलम चाहिए। ठीक है, आपको मान लो कि एम्प्लॉय से चाहिए आईडी, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए आपको आईडी। ठीक है, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हो। ठीक, ये जावा वाला है। जावा में क्या करते हो, आप डॉट लगाते हो कॉलम को एक्सेस करने के लिए, या फिर आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। उसी तरह से मान लो कि आपका नेम भी चाहिए, तो imp डॉट नेम करोगे। ठीक है, उसी तरह से डिपार्टमेंट से मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो DEPT डॉट नेम करोगे। ठीक है, रेवेन्यू से आपको सिर्फ रेवेन्यू नाम का वो चाहिए, तो रेवेन्यू डॉट रेवेन्यू करोगे। ठीक है, रेवेन्यू डॉट रेव करोगे। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम लेकिन क्या है कि आपका हाथ बार बार इतना लंबा लंबा नाम नहीं टाइप करेगा। ठीक है, या फिर अभी हमने अपनी सहूलियत से डीपीटी नेम रख दिया, क्लाइंट डीपीटी से नहीं मानेगा। क्लाइंट को जैसे है ना, तो वो प्रॉपर देगा डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट अंडर स्टेट, पहले डालेगा कंट्री, डिपार्टमेंट कंट्री स्टेट, है ना, और वहां का लोकेशन आईडी। इतना लंबा टेबल नेम रहेगा। अब ये बार बार आप डॉट थोड़ी ना करते रहोगे, नहीं करोगे ना। तो इसी से बचने के लिए हम लोग इसको एलियासिंग करते हैं। एलियासिंग मतलब इसका छोटा नाम। तो हमने जैसे एम्प्लॉय का नाम कर दिया ई, डिपार्टमेंट का नाम कर दिया हमने डी, रेवेन्यू का नाम कर दिया आर। ठीक है, रेवेन्यू का नाम कर दिया आर। तो अब हमें imp.id को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट बस e.id कर देंगे, e.name कर देंगे। ये लिखने में बहुत शॉर्टकट है, दिस इज जस्ट शॉर्टकट। डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के लिए d.name एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम लोग ने जैसे रेवेन्यू को डल r.rem। ठीक है, तो एक बार बस डिक्लेयर करना होता है, बाकी हम लोगों को एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने अब इसमें कौन कौन सा कॉलम, ठीक है, अब जैसे इसको एक्सेस करना है हमें, जैसे मान लो कि डायरेक्ट कॉलम इससे एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। यहां हमने ए डाल दिया, कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो एज ए कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसमें स्पेस देके ए करोगे ना, टेबल नेम स्पेस देके ए करोगे तो ये एलियासिंग ले लेगा। नहीं तो आप अगर आपको ज्यादा करना है तो आप एज कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। मेरी प्रैक्टिस है कि मैं एज नहीं डालता। ठीक है, तो मुझे करना है, अब इसको एक्सेस करना है मुझे कॉलम को। ठीक है, तो ए डॉट डाइट कर देंगे, मुझे डाइट कॉलम को एक्सेस करना है, तो बस ए डॉट डाइट कर देंगे, तो ये डाइट कॉलम आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है, जैसे टाइम एक्सेस करना है इसी का, ए डॉट टाइम कर देंगे, ए डॉट टाइम आ गया। ठीक है, ठीक है, तो एलियासिंग आप लोग को समझ में आया कि एलियासिंग क्या है। एलियासिंग समझ में आया ना। हाँ सत्य में। ठीक है, तो ये हुआ तो कॉलम का एलियासिंग। उसी तरह से आप सॉरी टेबल का एलियासिंग, उसी तरह से आप कॉलम का भी एलियासिंग कर सकते हो। टाइम एज माई टाइम कर दो, ठीक है, एज माई टाइम कर दो। ठीक है, अब ये जो टाइम है वो उसका नाम जो होगा वो माई टाइम के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, आप ये रीनेम कर सकते हो कॉलम। ठीक है, इस पे अभी नहीं जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कि कॉलम को कैसे हम लोग ऑन द स्पॉट रीनेम करते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ टेबल के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग अब ज्वाइंस पर आते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ज्वाइंस हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या मतलब क्या समझते हो ज्वाइन से। एनीवन, क्या समझते हो आप ज्वाइन से। ज्वाइन सही है ना, जैसे यूनियन अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, ऐसे दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए कॉमन डेटा रिकॉर्ड्स या यूनिक रिकॉर्ड्स इस टाइप से निकालने के लिए, राइट। लेकिन क्यों यूज करते हैं, मेरा क्वेश्चन वही है, क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस हम लोग क्यों ज्वाइन पढ़ रहे हैं, क्यों इतना मैंने ज्वाइन को इतना भाव क्यों दिया है। मैं बोल रहा हूँ ना फ्रॉम द डे वन कि ज्वाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सीक्वल। ज्वाइन और ग्रुप बाई, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्वाइन, ग्रुप बाई, एनालिटिकल फंक्शन, तीन तो आप मान लो, तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मतलब अगर रिकॉर्ड हमको फेच करना है मोर देन वन कॉलम बेस्ड ऑन सम रिलेशनशिप, सो उसलिए शायद। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, चलो मैं एक सिनारियो आप लोग को बताता हूँ। एक सिनारियो आप देखो, पिछला पिछला वाला। मान लो कि एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में हमारा है आईडी, नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट। ठीक है, एक कंपनी है, जैसे मान लो कि आप कंपनी में काम करते हो, मान लो कि आप टीसीएस में काम करते हो। ठीक है, चलिए मान लिया टीसीएस में काम करते हो। टीसीएस में एक हमने टीसीएस के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमने ये बनाया है। ठीक है, हमने उसका डेटाबेस डिजाइन करने के लिए तीन टेबल बनाए, एक ईएमपी बनाया है, एक हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, ये डीपीटी आईडी है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा जो है वो है डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है,
डिपार्टमेंट में हमारा कॉलम एट्रीब्यूट हो गया DPTID और एक हो गया हमारा DPT नेम और एक लोकेशन। ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया सैलरी। ठीक है, ठीक है। इसमें हमारा हो गया IMP और उसकी सैलरी। चौथा हमारा कॉलम हो गया मैनेजर। इसमें हमारा हो गया IMP और इसका मैनेजर। चलिए एक बार फिर से मैं समझा दूं क्या है। हमें टीसीएस में हमें चाहिए टीसीएस कंपनी में हम डेटाबेस इसका मेंटेन कर रहे हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं? डेटाबेस। ठीक है, टीसीएस का टोटल डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय डेटाबेस। ठीक है, अब एम्प्लॉय डेटाबेस जो है उसमें हमने कई टेबल देखे। पहला टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें हमारा एट्रीब्यूट है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सो ऑन। मतलब कि इसमें एड्रेस भी है, इसमें हमारा आधार कार्ड है, इसमें हमारा पैन कार्ड डिटेल है, सब बहुत सारे कॉलम है। मैं मेनली 3 पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, 3 फोकस है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, फिर एक डिपार्टमेंट कॉलम है। इसमें हम मेनली 3 कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। उसी तरह सैलरी कॉलम है कि भाई सैलरी किसकी कितनी है, तो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमने सैलरी को सेव कर लिया है। हाँ, इसमें और भी कॉलम हो सकते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम लोग इतने ही पर फोकस कर रहे हैं। और चौथा है मैनेजर। कौन किसका मैनेजर है? एम्प्लॉय आईडी और। ठीक है, अब हमारा रिक्वायरमेंट सुनो। रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट का काम करते हैं, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए मुझे, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, वैसे उनकी सैलरी चाहिए। ठीक है, और उसके मैनेजर का क्या नाम है। ठीक है, और ये जो मैनेजर जो है ना, यहाँ पर इसमें एक कॉलम और है, इसमें एक कॉलम और है, करेक्ट। ठीक है, मैनेजर चाहिए। ठीक है, मैनेजर आईडी भी हो गया, समझ लो मैनेजर आईडी रख लो, लेकिन मुझे मैनेजर का नेम चाहिए। ठीक है, आप लोग को सिचुएशन समझ में आया कि क्या हो रहा है? मुझे एक रिपोर्ट निकालनी है। ठीक है, मुझे एक रिपोर्ट निकालनी है जिसमें मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए और उसके मैनेजर का नाम चाहिए। ठीक है, ये चारों कॉलम चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है सर। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, समझ में आया ना? मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, उसकी सैलरी और उसके मैनेजर का नाम। तो हम लोग एम्प्लॉय नेम जो है वो यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, उसी तरह डिपार्टमेंट, और फिर डिपार्टमेंट नेम हम लोग यहाँ से उठाएंगे, फिर हम लोग सैलरी टेबल से उठाएंगे और मैनेजर का नाम मैनेजर टेबल से उठाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन कॉलम कौन कौन सा है। भाई हमें तो कॉमन कॉलम चाहिए ना, कॉलम कौन कौन सा है? ठीक है, क्योंकि ज्वाइन जो होता है, हमें किसी दो टेबल को जोड़ने के लिए हमें जो होता है कॉमन कॉलम चाहिए ही होता है। ठीक है, हमें कॉमन कॉलम चाहिए होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पर्पल कलर उठा लेते हैं, ये कलर उठा। ठीक है,
तो देखो आप, चलो आप लोग ही बताओ कौन कौन सा कॉलम किस टेबल में, पहले एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में आप लोग बताओ तो कौन कौन सा ये है ईएमपी और डिपार्टमेंट में, इन दोनों में। करेक्ट, डिपार्टमेंट आईडी ये और ये जुड़ गया, ठीक है, ये और ये, है ना। तो इसमें हमने मेन टेबल रखा एम्प्लॉय ईएमपी को अभी के लिए, ठीक है। तो ये हमें क्या क्या देगा, इसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा, इन दोनों टेबल को जोड़ के हमें रिजल्टेंट आउटपुट क्या लेना है, किस टेबल को, किस कॉलम को फेच कर, किस एट्रीब्यूट को हमको लेना है, रिक्वायरमेंट क्या है इन दोनों टेबल से, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट ने, हाँ ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम हमें लेना है, ठीक है। तो ज्वाइन होगा इस की पर, ठीक है, और एम्प्लॉय है ना, इस की पर ज्वाइन होगा और इससे हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय से तो नेम निकाल ही रहे हैं, ठीक है, बराबर। चलिए तो हम्म। हमारा दो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी हम एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम लेंगे, राइट। क्या बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम दो लेंगे, करेक्ट। इसमें तो डिपार्टमेंट नहीं, आप डिपार्टमेंट से ऐड कर रहे हो एम्प्लॉय आईडी को, हाँ। तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में से आप जो मेन जो की कॉलम निकाल रहे हो वो डिपार्टमेंट नेम ही निकाल रहे हो। ये तो आप एम्प्लॉय टेबल से खींच ही रहे हो एम्प्लॉय नेम, ये तो आप इसे खींच ही रहे हो एम्प्लॉय नेम, तो आप मान लो एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा रिक्वायरमेंट हमें क्या निकालना है, सैलरी। तो सैलरी के लिए कौन सा टेबल देखेंगे, सैलरी टेबल। तो इसमें कौन कौन सा कॉलम कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, मतलब हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय टेबल में डायरेक्ट जाकर, ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी हमारा मिल गया, तो इससे हमारा सैलरी वाला पार्ट जो है, सैलरी कॉलम वाला पार्ट वो फेच हो गया, ठीक है। और रहा बात मैनेजर का, तो मैनेजर का हम लोग एम्प्लॉय आईडी फिर एम्प्लॉय आईडी ही है, तो एम्प्लॉय आईडी ही उठाकर पटक लेंगे। तो ये हमारा मैनेजर है और यहाँ से मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम का कॉलम फेच कर लेंगे, ठीक है, बराबर समझ में आया। ठीक है, तो ये है ज्वाइन, इसी फेनोमेना को बोलते हैं ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन में कुछ बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्वाइन मस्ट हैव at least at least one column in common, ठीक है। एक joins must have at least one column in common, ठीक है, कम से कम एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, नहीं तो ज्वाइन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर भी ये होता है क्योंकि क्रॉस ज्वाइन तो तब भी लग जाता है, लेकिन वो अभी दैट इज नॉट अ केस, वो हम लोग अभी नहीं देख रहे, क्रॉस ज्वाइन के बारे में अभी नहीं बात कर रहे, अभी हम लोग नॉर्मल प्लेन सिंपल ज्वाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्वाइंस का कम से कम एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आईडी था उसमें, उस वाले उसमें, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा ही कोई कॉलम होना चाहिए दूसरे टेबल में, ठीक है, तो जाके वो कॉमन, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, तो जाके ज्वाइन होगा, ठीक है, दो टेबल में से, ठीक है ना, समझ में आया, हेलो, ठीक है। अब देखिए ज्वाइंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ज्वाइन कितने होते हैं, ठीक है, कई सारे टाइप के ज्वाइन होते हैं, उसमें से मैं कुछ बता रहा हूँ। एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट
आउटर ज्वाइन, एक होता है राइट आउटर ज्वाइन, एक होता है फुल आउटर ज्वाइन, एक होता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, और एक होता है एंटी ज्वाइन। और भी कई टाइप के ज्वाइन होते हैं, एक होता है सेमी ज्वाइन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटी ज्वाइन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, में क्रॉस ज्वाइन भी थोड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फुल आउटर ज्वाइन का यूज पड़ सकता है, लेकिन जो मेन हमारा फोकस एरिया है वो ये दो ज्वाइन, सिर्फ दो ज्वाइन आप रट लो, आपका काम ऑलमोस्ट आपका काम बन जाएगा। ये दो दो ज्वाइन, एक इनर और एक लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट आउटर या लेफ्ट एक ही चीज है, लेफ्ट आउटर बोलो या लेफ्ट बोलो एक ही चीज है, ठीक है। ये दो ज्वाइन आप रट लो ना, ये दो ज्वाइन पर कमांड हो जाए तो बाकी सारा ज्वाइन आपको उतना कुछ खास फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कवर सब कर दूंगा, लेकिन इतना कुछ खास फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दो ज्वाइन बस आप ध्यान में रखो, इनर और लेफ्ट, ठीक है। तो मैं एक मैं कुछ एक डायग्राम आपको बताता हूँ, वेन डायग्राम, उस पर आपको काफी कुछ क्लियर होगा, ठीक है। पहले चलते हैं इनर ज्वाइन की तरफ। व्हाट इज इनर ज्वाइन, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है, हम लोग जानते हैं इसको यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो जरा आप लोग बताना कि ये पार्ट क्या हुआ। ये पार्ट मैं रंग दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैं रंग दिया। अब आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, तो आप मुझे बताइए कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। वही ए इंटरसेक्शन बी हुआ ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी, बहुत बढ़िया। ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, मतलब कॉमन रिकॉर्ड, कॉमन रिकॉर्ड, ये आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स, जो दोनों टेबल में पाया जाता हो, ठीक है। इनर ज्वाइन मतलब ज्वाइंस नहीं, इनर ज्वाइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा हो गया इनर ज्वाइन, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं पूछता जाता हूँ, आप बताते जाओ। अबे यार, पका दिया यार। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, मैंने मैंने इस पार्ट को रंग दिया, ठीक है, इस पूरे पार्ट को रंग दिया यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ए के सारे रिकॉर्ड्स ले लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए के सारे रिकॉर्ड लिए, ठीक है, ठीक है, और हमने बी के वही वो रिकॉर्ड ले लिए, सॉरी, और बाकी सारे रिकॉर्ड हमने छोड़ दिए, तो ए माइनस बी ये हो गया, ठीक है। मतलब कि ए के सारे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ बी, नहीं माइनस नहीं हुआ ना, माइनस नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझो, ये पता नहीं सेट में क्या लिखते हैं, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। टोटल रिकॉर्ड ऑफ ए, है ना, ए के पूरे रिकॉर्ड और मैचिंग रिकॉर्ड ऑफ बी, मतलब कि ये भी कवर होगा, ठीक है, ठीक है।
समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ए के सारे रिकॉर्ड और बी के मैचिंग रिकॉर्ड, उसको बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दो कंडीशन, बी के सारे रिकॉर्ड और मतलब कि ये उल्टा कर दो, ये पेंट कर दो और ये वाला ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बी के सारे रिकॉर्ड और ए के मैचिंग रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं राइट। ये जब मैं करूंगा तो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। ठीक है ना? अब इसी तरह क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन होता है कि आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन जो होता है, ओहो अबे यार, क्रॉस ज्वाइन जो होता है वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कि अगर कोई पहले टेबल में पहले टेबल में पहले टेबल में हमारा हमारा समझ लो कि आप 6 रो है, दूसरे टेबल में हमारा 5 रोज है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा आउटपुट मिलेगा 30 रोज। ठीक है, हर एक रो जो है सारे एलिमेंट से मैच करेगा, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट से मैच करें। ठीक है, तभी ये 30 रो आउटपुट देगा, तो वो क्रॉस ज्वाइन हो गया। अच्छा, उसी तरह से फुल आउटर ज्वाइन क्या हुआ? ये हुआ लेफ्ट प्लस राइट ज्वाइन। लेफ्ट प्लस राइट ज्वाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है हमारा फुल आउटर। ठीक है, ये फुल आउटर ज्वाइन, इसमें जो है वो अगर डिस्टिंक्ट है तो ये 11 रिकॉर्ड। ठीक है, इसी केस में एक के 6 रिकॉर्ड हुए, एक का 5 रिकॉर्ड हुए, तो ये 11 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, अभी आप बस इतना जान लो, जो मैं बता रहा हूँ बस वही है। एंटी ज्वाइन क्या हुआ? एंटी ज्वाइन हुआ मतलब पहले टेबल के वो रिकॉर्ड जो कि दूसरे टेबल में मैच नहीं करते हैं, है ना? है ना, वो हुआ एंटी ज्वाइन। ज्वाइन क्या हुआ कि पहले टेबल के सारे रिकॉर्ड जो मैच करते हैं दूसरे टेबल में वही रिकॉर्ड आएगा, और एंटी ज्वाइन हुआ ठीक इसका विपरीत, पहले टेबल के वो सारे रिकॉर्ड जो मैच नहीं करते हैं टेबल बी में। ठीक है, इस टाइप से ज्वाइन के वो आते हैं। ये मैंने ओवरव्यू दिया। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं अपने असली चीज पर, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन और इसको कहीं कहीं नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं। नेचुरल ज्वाइन, कहीं कहीं नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं। नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन क्या को परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, 2 वेज। ठीक है, 2 वेज होते हैं। पहला होता है इनर ज्वाइन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया। पहला इनर ज्वाइन क्लॉज, इनर ज्वाइन क्लॉज, और दूसरा है वेयर स्टेटमेंट। ठीक है, मैं सब दोनों का एग्जांपल दे दूंगा अभी। पहले मैं बता दूं कि होता क्या है। ठीक है, पहला होता है वेयर स्टेटमेंट और दूसरा होता है हमारा इनर ज्वाइन स्टेटमेंट। ठीक है, मैं पहले बताता हूं कि क्या है इनर ज्वाइन, पहले क्या है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हमारा मान लो आप कि हमारा टेबल ए है। ठीक है, इसमें हमारा मान लो कि कॉलम है कोई आईडी, इसमें है हमारा टेब 1 2 3 4। ठीक है, और एक टेबल है बी जिसमें हमारा जो कॉलम है वो है 3 4 5 6। ठीक है, तो इनर ज्वाइन मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हमने हमें अगर फेच करना हुआ तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? 3 आएगा। 3 आएगा। और कोई? 3 4 3 और 4 भी तो आएगा। हाँ 4 भी तो आएगा। ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। अच्छा, अब ये जो आउटपुट है
ये कैसे कैसे हुआ? ऐसे ही थोड़े ना तीन चार कंपाइलर देख लिया, तीन चार मैप कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या करता है कंपाइलर कि पहले पहला टेबल उठाता है। कंपाइलर कैसे काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। हमने पहले पहला टेबल उठाया, जो भी इसको पहला टेबल मिलेगा उसको वो उठाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, रो वाइज स्कैनिंग करता है कंपाइलर। पहले इसको उठाया तो इसमें रो वाइज पहले 4 रो बने। ठीक है, आप देख पा रहे हो 4 रो है ना? तो 4 रो में सबसे पहला वाला रो ये उठाएगा कंपाइलर, सीक्वल कंपाइलर। ठीक है, सीक्वल कंपाइलर पहले पहला वाला रो उठाएगा और क्या करेगा, और क्या करेगा, ये यहां से मैप करेगा इसको और देखेगा क्या ये से मैच कर रहा है। बताओ मैच कर रहा है? नहीं, राइट। फिर ये दूसरा रिकॉर्ड उठाएगा, मैच कर रहा है? नहीं। मैच कर रहा है? नहीं। मैच कर रहा है? नहीं। मतलब कंपाइलर कितनी बार चला? 4 बार। ठीक है, फिर ये दूसरे रिकॉर्ड पर जाएगा, सेम, और हर बार इसको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, रिटर्न क्या हुआ यहां हमारा? फॉल्स। रिटर्न क्या हमारा हुआ? फॉल्स। ठीक है, अब यहां पर हमने तीसरा पर आया, तीसरे पर ये पहला बार में गया, क्या ये हमें अचीव हुआ? यस। तो ये हमारा रिटर्न क्या हुआ? ट्रू। और क्या वैल्यू रिटर्न हुआ? 3। ठीक है, अब ये बाकी फिर से करेगा, हर बार इसको फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, और फिर ये इस पर जाएगा और फिर ये जाएगा इससे और यहां से मैप करेगा। ठीक है, तो क्या रिटर्न हमारा हुआ? ट्रू और 4। तो हमारा आउटपुट बन गया 3। इतना काम करता है ये, समझे? हमें तो लग गया कि 3 4 दिख गया तो बड़ा आसानी से हमने कह दिया कि 3 4 हो गया, लेकिन देखो आप कितने पापड़ बेला कंपाइलर ने। आप समझे मेरी बात? हर एक रो हर एक कॉलम से मैप करेगा। ठीक है, करेक्ट? समझ में आया आप लोगों को? हाँ सत्यम भाई। हाँ चलो, अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताओ उसको। इसके बाद फिर हम लोग हडूप पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख के हडूप पे बढ़ जाएंगे। ज्वाइन का प्रैक्टिस करेंगे ना, सारे ज्वाइंस का, किसका? सारे ज्वाइंस का प्रैक्टिस करेंगे ना, ये अरे इनर ज्वाइन हुआ। मैं अभी ज्वाइंस नहीं, मैं सिर्फ अभी इनर ज्वाइन पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज तो सिर्फ इनर ज्वाइन करेंगे ना। हम लोग ज्वाइन बहुत धीरे धीरे करेंगे, ज्वाइन 3 4 दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि ज्वाइन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारा जैसे कॉलम ए है, ठीक है, एक टेबल में ए कॉलम है, उसमें हमारा रिकॉर्ड है 1 2 3, चलो 1 2 3 ही है। दूसरा कॉलम है बी, उसमें हमारा रिकॉर्ड है 1 1 2 2। व्हाट विल बी आवर आउटपुट? एक एक करके आप बड़े सावधानी से देखो और एनालिसिस करो। वन वन टू टू क्या बोल रहे हो आप? 1 1 टू 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 2 2। और कोई? सेम 1 1 2 2 ही आएगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो हमने क्या कहा, पहले हम लोग सबसे पहला ही टेबल उठाएंगे। ठीक है, पहला टेबल जैसे हमने उठाया। ठीक है, इसमें हमने 3 रो को अलग अलग बांट दिया। अब हम, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत ये बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये आपसे हर दूसरे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान थोड़ा दीजिए आप, थोड़ा समझने में इस चीज को।
ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सन, है ना। हर दूसरे इंटरव्यू में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन कि इनर ज्वाइन में आप कैसे करोगे, लेफ्ट ज्वाइन कैसे करोगे, राइट ज्वाइन कैसे करोगे, ठीक है, और फुल आउटर कैसे करोगे। तो अभी हम लोग इनर देख रहे हैं, इसी एग्जांपल पे हम लोग हर बार अलग अलग देखेंगे, ठीक है, अलग अलग ज्वाइंस पर देखेंगे। पहले इस पर देखते हैं। तो 1 से हम लोग 1 मैप किए, तो क्या हमारा मैप होगा, तो यस होगा, ठीक है। तो हमने इस पर आउटपुट कर दिया 1। अब हम दूसरे रो में चलते हैं, हमारा यहां से मैप हुआ, आउटपुट मिलेगा यस, तो हमारा हो गया 1। अब हमने इस पर आउटपुट मारा, मिलेगा नहीं, क्रॉस। फिर हमने गया, आउटपुट मिलेगा नहीं, क्रॉस, ठीक है। बराबर, इतना तक तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट रो पे बढ़ते हैं। 2 से पहला 1 किए, आउटपुट मिलेगा नहीं, क्रॉस। 2 से 1 पे करें नहीं, क्रॉस। 2 से 2 पे करें यस, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहां हमारा आ गया 2। उसी तरह यहां 2 से आउटपुट मिलेगा यस, तो ये हमारा आ गया 2। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पर, 3 से 1 पर नो 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 नो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 1 1 2, ठीक है, ठीक है। तो ये आउटपुट गलत है, 1 1 2 2। अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। 2 टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, इनर टैब, ठीक है, इनर ज्वाइन है तो इनर टैब 1, ठीक है। अब इसमें हम दे देते हैं एक आईडी नाम का कॉलम, और उसको इंटीजर वैल्यू हम लोग फीड कर देते हैं, ठीक है। सेम दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, इनर टैब 2, इनर टैब 2, इसको आईडी दे देते हैं इंट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रिएट करते हैं दोनों टेबल को, क्या हो गया, नो डेटाबेस, अरे यार, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको डेटाबेस दे दिया, ठीक है, दोनों को टेबल क्रिएट कर दिया हमने। अब इसमें हमने इंसर्ट कर दिया ठीक है। हमने क्या था पहला वाले में 1 1 2 3 था ना, इसमें क्या था 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 2, ठीक है। इन दोनों को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, आईडी 1 2 3 टैब 1 में है, और टैब 2 में क्या है 1 1 2 2, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सिंटैक्स लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। अब थोड़ा इसका सिंटैक्स देखिएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, पहला टेबल का हमने लिया, ठीक है, इसको हमने एलियासिंग किया T1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डीबी डॉट पहला कॉलम का पहला टेबल का नेम और उसका हमने कर दिया एलियास। इसको चाहो तो आप एज डाल के देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, वेयर क्लॉथ से मैं बताऊंगा, पहले मैं कंफ्यूज आप लोग ना हो इसलिए मैं इनर ज्वाइन से बताता हूँ। इनर ज्वाइन, आप कीवर्ड टाइप करोगे इनर ज्वाइन, किस टेबल का नाम, उस टेबल का नाम जिस पर आप ज्वाइन मार रहे हो। ठीक है, टेबल तो पहला, तो हमने पहले टेबल से दूसरे टेबल पर इनर ज्वाइन मारा, तो पहला टेबल ये है। ठीक है, उसको हमने T1 नाम दिया, उसके बाद हमने इनर ज्वाइन कीवर्ड लगाया और दूसरा टेबल का नाम दिया, इसको भी हमने एलियासिंग कर दिया, इसको हमने T2 कर दिया। ठीक है, ठीक है, एस T2 कर दिया या फिर T2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ज्वाइन कंडीशन देंगे। पहले हमने क्या किया, टेबल का नाम दिया, ठीक है, उसको हमने इनर ज्वाइन कीवर्ड से उसको दोनों को ज्वाइन किया। अब हम कंडीशन देंगे किस पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमने बताया कि किस पर ज्वाइन करना है, तो हमें दोनों कॉलम पे, आईडी कॉलम पे ज्वाइन करना है, आईडी कॉलम ही तो है दोनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले टेबल से एक्सेस करेंगे आईडी को इक्वल टू दूसरे वाले टेबल का आईडी। समझ में आया मेरी बात? हाँ ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसको क्लियर हो जाएगा। पहले टेबल से हमने पहले टेबल को, ठीक है, दूसरे टेबल से ज्वाइन किया, दूसरे टेबल से इनर ज्वाइन लगाया, किस पर, किस कॉलम पर, तो इस कॉलम पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब हमें चुनना क्या है, चुनना क्या है, तो आप कुछ भी चुन सकते हो, आप स्टार ही पहले रहने दो। ठीक है, फिर हमने ज्वाइन, ठीक है, तो हमें मिला 1122। ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिला, 112। सेम आउटपुट है, आपको यहाँ इसलिए दिख रहा है, हाँ आईडी मैं बोल बता के रहा हूँ, 2 आईडी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे स्टार उठा रहा है, स्टार दोनों को उठा रहा है। आप किसी भी एक कॉलम से आईडी को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, हमने किसी एक टेबल से T1.id कर दिया, आप किसी से भी उठाओ फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी उठाओ सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनर ज्वाइन है, किसी से भी उठाओ सेम आउटपुट मिलेगा। T1.id मतलब पहले टेबल से हम लोग आईडी कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, पहला टेबल डॉट उसका कॉलम नेम, मतलब कि हम लोग पहले टेबल से ये आईडी एक्सेस कर रहे हैं। आप चाहे तो दूसरे कॉलम दूसरे टेबल से भी सेम कर सकते हो, इनर ज्वाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनर ज्वाइन कॉमन कॉलम को ही डिस्प्ले करता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट एक ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा एनालिसिस सही था, यही आएगा आउटपुट। समझे? अब आप समझे कि ये क्या है। ये देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जब जाओगे ना तो पहला ही क्वेश्चन यही पूछता ही है। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उनमें 95% इंटरव्यूज में सेम डिक्टो यही सवाल आता है और मैं हर बार सही बना कर आता हूँ। ठीक है, 95% इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं और मैं हर बार सही बना के आता हूँ। ठीक है, क्योंकि रखता है ये चीज बिल्कुल आपको जुबान पे होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ज्वाइंस में। ज्वाइंस एक बहुत प्यारी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ हुआ तो आप जिंदगी भर संघर्ष करोगे आप सीक्वल में, इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से सीक्वल में चल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब मैं कल इसको बताऊंगा, इसको मैं आज के लिए ज्वाइंस को इतना ही पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आज बहुत हल्का दूंगा आप लोगों को, आज जो टास्क दूंगा वो बहुत हल्का दूंगा ताकि आप लोगों को बेसिक चीज समझ में आए। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं अभी दे दूंगा कुछ देर में टास्क, तो हल्का ही दूंगा ताकि आप लोगों को बेसिक ज्वाइन समझ में आए। ठीक है, बेसिक आपको लिखने का तरीका पता हो, उसके बाद फिर मैं टफ उस पर जाऊंगा।
ठीक है, तो ये था। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर मैं हडूप चालू करूँ। 10 मिनट में हडूप बताऊंगा। कोई अगर समस्या है इसमें तो बताओ, अगर इसमें नहीं समझ में आया या फिर इसमें नहीं समझ में आया तो बताओ आप। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। कंपाइलर जो है कोई एक टेबल को चुन लेता है, इनर जॉइन में किसी एक टेबल को चुन लेगा, जरूरी नहीं है कि ये टेबल ए को ही पिक करेगा। मैं अपनी सहूलियत के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि ए टेबल जो है वह पहला टेबल है, ठीक है। इनर जॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोई बी टेबल को भी पिक कर सकता है और सेम लॉजिक ये उल्टा भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको आउटपुट यही मिलेगा, चाहे वो बी टू ए लगाए या ए टू बी लगाए, आउटपुट यही मिलेगा लास्टली, ठीक है। ठीक है, तो मैंने पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैंने पहले टेबल को लिया और रो वाइज स्कैन किया। पहला रो उठाया और पहला रो ने सारे ऊपर से नीचे बी के टॉप टू बॉटम सारे कॉलम को मैच किया, और जो कॉलम मैच कर रहा है वो लाकर आउटपुट में पटक दिया। सेम केस सेकंड के कॉलम के साथ हुआ, थर्ड सेम केस थर्ड कॉलम। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है सत्यम भाई। ठीक है, अब आप बताओ हडूप में 10 मिनट बताऊं या फिर? हाँ बता दीजिए। ठीक है, दीपक चला गया क्या? अच्छा है, नहीं नहीं यहीं पे। ठीक है, तो मैं हडूप चालू कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो नोट्स मैं बता रहा हूँ ना, वो आईआईटी कानपुर के नोट्स हैं, ठीक है। ये मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेक्चर स्लाइड है, 3-4 लेक्चर स्लाइड आप लोगों को शुरुआत के पढ़ने होंगे, या 8 लेक्चर स्लाइड पढ़ने होंगे, तो मैं 8 बता दूंगा, ठीक है। 8 आप लोग को दे दूंगा, तो ये आप लोग को पढ़ना है। बहुत अच्छा लेक्चर स्लाइड है। तो ये मैं बिग डेटा से चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, आईआईटी पटना का ये लेक्चर स्लाइड है, ठीक है। मैंने मैंने इसमें ही किया था, और अगेन आई वाज सिल्वर मेडलिस्ट इन फ्रॉम आईआईटी कानपुर, ठीक है। बिग डेटा में मुझे सिल्वर मेडल मिला था। तो अच्छा तो ये मैंने किया बिग था। डेटा आप वहां से किए थे क्या मतलब? हाँ हाँ, ये देखो, मैं दिखाता भी हूँ माई सर्टिफिकेट्स, बिग डेटा कंप्यूटिंग, ठीक है, यही कोर्स था, ठीक है। तो इसमें मुझे सिल्वर मेडल हाँ, मिला था, ठीक है। आईआईटी, ये आईआईटी कानपुर का मेनली ये जो सर्टिफिकेशन है ना, वो आईआईटी कानपुर का है। इन्होंने अच्छा आईआईटी अच्छा। पटना को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें मैं 77% लाया था इसी कोर्स में, बिग डेटा में, और मुझे सिल्वर मेडल मिला था, ओह वाह। ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो इसी को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे बिग डेटा क्या है। क्योंकि हम लोग हडूप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हडूप पढ़ने के लिए हमें पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बिग डेटा है क्या, वॉल्यूम वेलोसिटी वेराइटी आखिर है क्या, क्यों हम लोग बिग डेटा के लिए आरडीबीएमएस ही पर ही क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। आरडीबीएमएस तो बहुत ही है, हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये माई सीक्वल, इसी पर सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में आरडीबीएमएस जो है वो ऑलमोस्ट मर चुका है ना। उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, लेकिन आरडीबीएमएस अब यूज होता नहीं है। ओरेकल ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, ओरेकल कंपनी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, और माई सीक्वल भी ऑलमोस्ट बर्बाद होने के कगार पे है, ठीक है। तो इसलिए जब जब से बिग डेटा आया है, तब से बिग हडूप का कॉन्सेप्ट आया है या फिर क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया है, ये आरडीबीएमएस सिस्टम समझो कि आप अब खत्म ही है, थोड़ा बहुत यूज होता है तो होता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए बिग डेटा क्या है। बिग डेटा जो है वो डेटा के बढ़ने से, ठीक है, एक तरह से आप समझ लो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत बड़े एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। स्टोरेज में, कलेक्शन में, कैप्चर करने में, ट्रांसफर में, आपका जो जो विजुअलाइजेशन में, एनालिसिस में, है ना,
इन सब चीज़ों में आपका जो ट्रांसैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ट्रांसैक्शनल प्रोसेसिंग मतलब आरडीबीएमएस जो सिस्टम है वो मैं बताऊंगा आगे, ओएलटीपी क्या होता है। ट्रांसैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है जैसे आरडीबीएमएस, जैसे ओरेकल हो गया, माई सीक्वल हो गया, ये सीक्वल सर्वर हो गया, ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है वो वो बहुत ही स्लो है। तो उसको उसको मैनेज करने के लिए हम लोग बिग डेटा का, है ना, बिग डेटा को हम लोगों ने इस ज़रूरत को समझा, और इसके लिए हमने बिग डेटा का कॉन्सेप्ट जो जिन्होंने भी खोजा उन्होंने बिग डेटा का कॉन्सेप्ट जो है ईजाद किया। अच्छा, अब देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। वॉलमार्ट जो है 1 मिलियन कस्टमर का पर आवर का डेटा जनरेट करता है। वॉलमार्ट आप जानते होंगे, वॉलमार्ट जैसे रिलायंस है वैसे वॉलमार्ट है, ठीक है, रिलायंस स्टोर होता है, मोर है ना, बिग बाजार है, वैसे वॉलमार्ट है, ठीक है। तो वॉलमार्ट जो है वो 1 मिलियन कस्टमर का डेटा ट्रांजैक्शन हर घंटे जनरेट करता है। फेसबुक जो है 40 बिलियन फोटो, आप समझ रहे हो, 40 बिलियन फोटो हर दिन ये हैंडल करता है, और इसका ये ग्राफ बढ़ ही रहा है ना। कोई रीच ज्वाइन किया क्या? कितना कितना आप लोग तो तुमने सुना था? अभी स्टार्ट ही हुआ था, मतलब बता रहे थे ना आरडीपी में स्टार्ट नहीं है, उसके बाद स्टार्ट ही कर रहे थे। हम्म आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। हम्म स्क्रीन लेकिन वो कुछ अलग अलग ही आ ठीक है, रहा है। अनशेयर करके एक बार शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ अभी क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, कि वॉलमार्ट जो है वो आप समझो कि 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजैक्शन पर आवर यूज करता है। फेसबुक जो है 40 बिलियन फोटो यूज करता है, उसका बेस, उसके उसके बेस में 40 बिलियन फोटो है डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस नहीं कहूंगा, बेस कहूंगा, यूजर बेस कहूंगा, ठीक है। और 500 टेराबाइट हर दिन वो डेटा इंसर्ट करता है, ठीक है। अब 5 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वो कॉलिंग, टेस्टिंग, ट्विटर, ब्राउजिंग, मोबाइल फोन, आप समझ लो कितना डेटा जनरेट हो रहा है, कितना डेटा जनरेट हो रहा है। अकेले फ्लाइट जो है वो वो सिर्फ 6 से 8 घंटे के फ्लाइट में 240 टेराबाइट फ्लाइट डेटा जनरेट करती है। आपको पता है एक बार विमान जब उड़ता है ना, फ्लाइट जब उड़ता है तो 6 से 8 घंटा में 240 टेराबाइट जनरेट करता है डेटा। आप समझ रहे हो कितना 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 डेटा जनरेट हो रहा है। और ये और आगे आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा डेटा जनरेशन होगा, ठीक है। अब आप देखो, एक बाइट जो है वन, जैसे हम लोग माने 1 ग्रेन ऑफ राइस 1 बाइट है, ठीक है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। और एक कप जो है ना, 3 KB का मान लो 1 कप राइस है, ठीक है। उसी तरह हमने 8 बैग ऑफ राइस 6 MB है, 3 सेमी ट्रक ऑफ राइस 9 GB है, उसी तरह एंड सो ऑन,
तो डेस्कटॉप जो है हमारा, समझो आप अगर 6 MB जनरेट करता है, 6 MB लेता है, 6 MB जनरेट करता है, इंटरनेट हमारा 12 TB करता है, तो बिग डेटा हमारा 18 एक्साबाइट तक हमें स्टोरेज, ये स्टोरेज कैपेसिटी हमें दिखा रहा है। डेस्कटॉप जैसे हमारा 6 MB, वैसे 6 MB नहीं होता है, अब तो डेस्कटॉप हमारा TB में जाता है स्टोर करने के लिए, और प्रोसेस करने के लिए हमारा GB में जाता है। तो ये पुराना होगा, आई थिंक ये पहले वाला होगा, तो ये 6 MB नहीं होता है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे है। उसी तरह इंटरनेट जो है वो टेराबाइट्स में जाता है, टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में जाता है, ठीक है। उसी तरह बिग डेटा जो है स्टोरेज के मामले में हमारा एक्साबाइट तक जाएगा या जेटाबाइट तक जाएगा। फ्यूचर यही है, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनटोबाइट, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल साइज डेटा तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन डेटा जनरेट कर रहा है? अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो कौन डेटा जनरेट कर रहा है ना? तो सबसे पहले हम लोग होता है कि डेटा जनरेट करने के लिए क्या क्या साधन जिम्मेदार हैं। उसके लिए हम आदमी डेटा जनरेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। हम इतना मोबाइल यूज करते हैं, हम इतना डेस्कटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है। मशीन जिम्मेदार है, मशीन डेटा को कैप्चर करता है और डेटा और आउटपुट में अलग तरीके से डेटा जनरेट करता है, तो मशीन भी जिम्मेदार है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो मोबाइल, जैसा मैंने बताया, मोबाइल, फेसबुक, जीपीएस कैमरा, सारे के सारे डेटा जनरेट कर रहे हैं। और सोर्स ऑफ डेटा जनरेशन आपको यहाँ पता चली गया, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है ना, ये सारे के सारे मेन की सोर्स हैं डेटा जनरेट करने के, ठीक है। अच्छा, अब बिग डेटा जो है उसके फायदे क्या क्या हैं? तो अब बिग डेटा आप देख लो कि लाइव जो कार डिटेक्शन है, जैसे लाइव कौन स्पीड में ज़्यादा, आप देखते होंगे कई जगह, दिल्ली वैली में तो ये आमतौर पे है, दिल्ली मुंबई में, कि कार डिटेक्शन सिस्टम है, कि स्पीड डिटेक्शन सिस्टम है, कि कोई भी गाड़ी 70 पार अगर हो तो वो ऑटोमेटिक उसका चालान कट जाता है। शायद आपने सुना हो, ये दिल्ली में आईटीओ पर तो है। दिल्ली में आईटीओ में मैं जब भी क्रॉस करता हूँ तो ये तो है कि ऑटोमेटिक ये डिटेक्शन सिस्टम है। आने वाले टाइम में जब ऑटोमेट होंगी चीज़ें, तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो हैं ये हमारी सहूलियत के लिए आगे आएंगी। ये सिंगापुर वगैरह में तो काफ़ी पहले से है, लेकिन मतलब कि उनके यहाँ तो 7-8 साल हो गए, मुझे जानने में 10 साल हो गए, लेकिन ये दिल्ली में भी आ गया है 3-4 साल से, तो मैं दिल्ली में भी देख रहा हूँ, ठीक है। और फिर कंप्यूटिंग में है, सेंसिंग में है, मैपिंग में है, रियल टाइम आप जो गूगल मैप जनरेट करते हो उसमें है। तो बिग डेटा हर जगह है, ठीक है। अब आता है कि प्रॉब्लम है कहाँ? हम लोग जो इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है कहाँ? एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आरडीबीएमएस जो है वो क्या करता है कि आपके डेटा को इनपुट आउटपुट जो टाइम होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट आउटपुट टाइम का मतलब कि, कहने का मतलब कि जो उसका जो स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही क्लमसी होता है। क्लमसी मतलब कि बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से होता है, कि कि उसमें बहुत पैटर्न होते हैं। पैटर्न कहने का मतलब कि आपको वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होंगे, उसी रूल्स के मुताबिक जो है आरडीबीएमएस में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसके बाद फिर प्रोसेस करने के लिए भी वैसे ही चाहिए। और उस पर से आप सेलेक्ट क्वेरी अगर मारोगे तो वो भी वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल के बेसिस पर ही मारोगे। और आरडीबीएमएस क्वेरी जो होता है वो इतना यूजफुल नहीं है हाई वॉल्यूम डेटा के लिए, वो लो वॉल्यूम डेटा के लिए यूजफुल है, ठीक है। और ट्रेडिशनल टूल जैसे ओरेकल हो गया, माईसीक्वल हो गया, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए, पावरफुल टूल चाहिए जो कि हमारे सिस्टम को
जो कि हमारे क्वेरी को, सर्च को फास्टर बनाए और स्टोरेज में भी ज़्यादा हो। तो उसके लिए बिग डेटा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सत्यम। ठीक है, अब हमारे चैलेंजेस क्या क्या है? हम के हमने कह तो दिया कि भाई आरडीएमएस हमारा यूजफुल नहीं है उतना, क्योंकि ये टेबुलर डेटा स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में, और सर्चिंग और सॉर्टिंग बहुत मुश्किल होती है उस पर। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या कर सकते हैं? चैलेंजेस क्या क्या है? हमने बोल तो दिया कि भाई वो नहीं है, ये इससे मुश्किल हो रहा है, हम लोग को कोई नया सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस में सबसे पहला है हमारा डेटा कैप्चर। ठीक है, कैप्चरिंग मतलब डेटा कैप्चर, डेटा को कैसे कैप्चर किया जाए। स्टोरिंग, उसको डेटा को स्टोर कैसे किया जाए, मतलब कि डेटा को पहले तो कैप्चर करना ही बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करोगे? तो भाई कैप्चर करने के लिए हमारे पास जैसे आईओटी डिवाइसेस है, सेंसर्स हैं, है ना, हमारा सेंसर्स है, हमने डेटा कुछ जनरेट किया, हमने कोई ट्वीट किया, है ना, तो कहाँ कैप्चर होंगे, किस सर्वर पे कैप्चर होंगे, है ना। तो ये सारे सब पहले कैप्चरिंग डिवाइस कौन कौन सा है, ये सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा एक प्रॉपर सेट ऑफ इन्वायरमेंट होना चाहिए वैसा कि हमारा इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करना चाहिए डेटा कैप्चर। ठीक है, उसी तरह स्टोरेज, वो इन्वायरमेंट जो है स्टोरेज के लिए भी अच्छा खासा होना चाहिए कि हम जब चाहे अपना स्केल बढ़ा सके। जैसे मान लो कि हमारे पास अभी 1 GB का डेटा है। ओरेकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। ओरेकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, ओरेकल या माई सीक्वल में। मान लो कि हमारे पास हमारा हार्ड डिस्क है ओरेकल का, जो कि डेटा स्टोर करता है 500 GB। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारा जब इसका जो ओरेकल का जो डिस्क होता था, ओरेकल का हार्ड डिस्क जो होता था वो वेरिटास का होता था, या वेरिटा यार वेरिटास का होता था, या नेटऐप का होता था, क्या बोलते हैं उसको, नेटफ्लिक्स या नेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नेट समथिंग या वेरिटास, यही दो तीन कंपनी का होता था। ठीक है, तो इन दो तीन कंपनी में क्या होता था कि अगर मान लो कि 500 GB आपका टेबल भरते 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 500 GB का लिमिट के आसपास 490 GB जैसे आया, तो आपको चिंता सताने लगेगी कि भाई 500 GB अब फुल हो रहा है, मुझे मुझे ये हार्ड डिस्क बदलना है। ठीक है, ये ओरेकल की मैं बात बता रहा हूँ, ये बदलना है। तो ये टेप ड्राइव जो आप बदलोगे या फिर इसको इसको रिप्लेस करोगे, तो अलग आपको 500 GB का फिर खरीदना पड़ेगा। उसके बाद इसको सबसे बड़ा झंझट है कि इस पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस पर ओरेकल या हार्ड डिस्क पर ओरेकल इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर है ना, उसके लिए डीबीए एडमिन बैठाना पड़ेगा, है ना, फिर तमाम चीजें होंगी, सर्वर से कनेक्शन करना पड़ेगा, ये वो एन नंबर ऑफ चीजें होती थी। ये चीज जो है वो बिग डेटा में सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो हमारा पुराना डिस्क है और जो हमारा नया 500 GB का डिस्क है ना, इन दोनों को इन दोनों को कैसे मैनेज किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हमारा जो पुराना वाला डिस्क है वैसा ही पड़ा रहे और हम एक नया आगे जाके स्केल अप कर दें, 500 GB का ऐड कर दें इसी में। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, रिप्लेस करने की बजाय हम ऐड कर दें ना 500 GB। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जो 500 GB है, हमें हमें जैसे लग रहा है ये भर जाएगा, तो इसको हमने क्या किया कि आर्काइव किया, है ना, इसको आर्काइवल प्रोसेस में डाल दिया और रिप्लेस करके हमने नया 500 GB का लगाया उसी जगह पर। ये ठीक वैसे ही है, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका मोबाइल है। ठीक है, आप एयरटेल का सिम ले लिए, मान लो कि एयरटेल के सिम में आप में सॉरी एयरटेल का सिम बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट 128 GB का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और एक स्लॉट आपका रखा हुआ है जिसमें आप सैनडिस्क का एक सैनडिस्क का एक वो चिप ऐड कर सकते हो, है ना, 500 GB का। ठीक है, या 250 GB का। ठीक है, तो 128 GB जब फुल होने वाला है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि वो 128 GB को रहने दे रहे हो और 500 GB ऐड कर दे रहे हो, है ना। तो 128 GB भी है, 500 GB भी है। तो ये फीचर जो था वो ओरेकल में नहीं था, ये था कि 500 128 GB जो है इसको रिप्लेस करो और कहीं और जाके सेव करो इसको, और उसके बदले ये अब सैनडिस्क वाला यहाँ आ जाएगा।
समझे आप? तो ये काफी क्लमसी होता था, काफी क्लमसी होता था। इन सबको ऑपरेट करने में बहुत बहुत दिमाग खराब होता था। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया बिग डेटा। ठीक है, चलिए अब सर्चिंग। आरडीबीएमएस में सर्च करने में अगर डेटा जो है वो उसका डेटा का साइज 5 जीबी में अगर है तो सर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, शेयरिंग, आरडीबीएमएस में शेयरिंग भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शेयरिंग। आप शेयर करने में आपको बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जो जितना सिक्योर होगा शेयरिंग उतना ही मुश्किल होगा। आरडीबीएमएस सिक्योर है, बिग डेटा सिक्योर नहीं है, आरडीबीएमएस लेकिन सिक्योर है क्योंकि उसमें कीज वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होता है। बिग डेटा में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, ये आप आगे पढ़ोगे। कोई प्राइमरी की नहीं होती है, कोई फॉरेन की नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है बिग डेटा में। ये क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस के लिए आरडीबीएमएस इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो और विजुअलाइजेशन जो हमें उसको ग्राफ के थ्रू देखना है, प्लॉट्स के थ्रू देखना है, तो हम लोग देखते थे कि कैसे प्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, प्लॉटिंग कैसे है, हम लोग ग्राफ के थ्रू उसको कैसे देख सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो कि हमने आज 3 20 तक बताऊंगा। ठीक है, 3 20 तक बताऊंगा, ये सारे चैलेंजेस थे। अब देखते हैं कि 3V क्या है। 3V क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 3V क्या है। तो 3V जो होता है, 3V जो होता है, 3V से क्या समझते हैं? 3V से, 3V मतलब होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ठीक है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम मतलब रेट एट विच, रेट एट विच डेटा इज, डेटा इज, डेटा इज इंसर्टिंग। ठीक है, amount of, amount of, amount at which, not rate, amount at which, amount, rate of amount, rate of amount at which data is inserting into your system। मतलब किस स्पीड से कितने कितने स्पीड, कितने डेटा पर सेकंड के स्पीड से आपके सिस्टम में इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप जैसे मैंने बोला फ्लाइट वाला, एक फ्लाइट 6 से 8 घंटे में 250 टेराबाइट इंसर्ट करता है डेटा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो 250 जीबी ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, इसको बोलते हैं 1V वॉल्यूम। उसी तरह वेलोसिटी, ये हो गया रेट, किस रेट से डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो आप समझो कि 250 जीबी 6 कितने घंटे में हो रहा है? 6 से 8 घंटे में। तो ये रेट हो गया 6 से 8 घंटे, यानी पर घंटे ये कितना रेट इंसर्ट कर रहा है? 250 अपॉन 6 आवर कर दो, यानी कि 40 जीबी के अराउंड, नियर अबाउट 40 जीबी के अराउंड ये पर घंटा इंसर्ट कर रहा है, पर आवर। ठीक है, ये हमारा हो गया वेलोसिटी। उसी तरह वेराइटी, किस वेराइटी का डेटा है? वेराइटी मतलब, वेराइटी मतलब आरडीबीएमएस में हमारा क्या होता था? सिर्फ टेबुलर डेटा इंसर्ट होता था। ठीक है, सिर्फ टेबुलर डेटा। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेबुलर डेटा मतलब CSV, TXT, ये बस यही दो फॉर्मेट में इंसर्ट होता था। आप याद रखना, टेबुलर डेटा कोई पूछे तो आपको यही दो बोलना है, CSV एंड TXT। ठीक है, लेकिन आरडीबी बिग डेटा जो है वो सारे डेटा अलाउ किया, जैसे जैसॉन फॉर्मेट हो गया, पार्के फॉर्मेट हो गया, है ना, CSV भी हो गया, TXT भी हो गया, सारे फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट, है ना, XML फॉर्मेट भी हो गया, है ना। फिर हमारा फिर अब आप आओगे स्नैपी कंप्रेशन फॉर्म, स्नैपी को नहीं, स्नैपी तो फॉर्मेट नहीं है ना, XML भी हो गया। फिर हमारा हो गया एक और फॉर्मेट होता है, जैसे जैसे कॉम्प्रेस्ड जिप फॉर्मेट, कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट। ठीक है, ये भी होता है फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ एब्रो भी हो गया, एब्रो फॉर्मेट। ठीक है, तो काफ़ी सारे फॉर्मेट जो हैं
वो अलाउ करता है हमारा वैरायटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों को? 3 V's क्या होते हैं? पहला वॉल्यूम होता है कि कितने वॉल्यूम से डेटा हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो रहा है, कितना वॉल्यूम पर पर आवर इंसर्ट हो रहा है। वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से हमारा डेटा हमारे सिस्टम में इंसर्ट हो रहा है। वैरायटी मतलब कौन कौन सा डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, यही है 3 V। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको देखें। ठीक है, थोड़ा सा देखें। देख रहे हो आप? वॉल्यूम, किस वॉल्यूम से ये इंक्रीज कर रहा है डेटा। ठीक है, किस वॉल्यूम से इंक्रीज कर रहा है, कितना जा सकता है 10 महीने में, है ना। सर्न, ये सर्न का जैसे एग्जांपल दिया। सर्न आप लोगों को किसी को पता है? हैड्रॉन कोलाइडर, ये पता है हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? नहीं पता सर। हैड्रॉन कोलाइडर जो है, ये है हमारा, जैसे ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लोकेटेड है। ठीक है, ये हमारा जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, E=mc², उसको प्रूफ करने के लिए ये हैड्रॉन कोलाइडर उसके थ्योरी के बेस पे ये बना है। इसमें दो पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को टकराया जाता है ताकि वो एनर्जी जनरेट करे, ताकि हमें बेसिक जो बोसोन सॉरी हिग्स बोसोन है, हिग्स बोसोन स्टेट प्राप्त हो। ठीक है, हमें हिग्स बोसोन का का वो पार्टिकल को टकराया जाता है ताकि हमें सन जितनी एनर्जी जनरेट हो, ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर पाए और जान पाए कि भाई बेसिक एलिमेंट कैसे बना है। उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर्न लैबोरेटरीज, सर्न लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कोलाइड कराया जाता है दो पार्टिकल्स को। तो वो डेटा जो है ना 15 पेटाबाइट जनरेट करता है। ये डेटा 15 पेटाबाइट, समझ रहे हो आप? 15 पेटाबाइट्स एक साल में जनरेट करता है, इतना डेटा जनरेट करता है। तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ये, है ना। उसी तरह जो अर्थ स्कोप है ना, लार्ज टेलीस्कोप जो होता है चारों तरफ से, ऐसे टेलीस्कोप क्या होता है, एक छोटा सा टेलीस्कोप हो गया, है ना। टेलीस्कोप वैसे कैसे होता है, आप तो जानते ही होंगे, जो बच्चे वाला या फिर जो टेलीस्कोप होता है, हम लोग कैसा टेलीस्कोप जानते हैं, हम लोग ऐसा जानते हैं टेलीस्कोप, कुछ ऐसा होता है टेलीस्कोप, है ना। ऐसा होता है कुछ टेलीस्कोप। हम लोग तो यही जानते हैं ना, यहाँ पर हम लोग का आँख होता है ना, यहाँ पर आँख होता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सूरज चांद जो भी होगा हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, ये जनरल टेलीस्कोप हुआ, ये जनरल टेलीस्कोप। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो कुछ अलग होता है, वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कुछ, ये देख रहे हो, ये कैमरा है, इसी तरह से चारों बगल अर्थ के कैमरा लगा दिया जाता है। ठीक है, कैमरा लगा दिया, हर एक एंगल से नापा जाता है। देखो, ये हर एक एंगल से ये नापा जाता है और उसको फिर डेटा को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स डेटा ओवर 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स, है ना। हमारे 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स का डेटा हमें हमें जो है, हम जो है वो एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या हुआ, जैसे कुछ हमारा इंडिया में लगा दिया गया एक कैमरा, एक कैमरा ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया गया, एक कैमरा न्यूयॉर्क में लगा दिया गया, है ना। चारों बगल से कैमरा लगा दिया गया और ये क्या करता है, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग कॉपी को क्या इमेज का कॉपी लेता है। ठीक है, इमेज लेता है। इमेज मतलब ये वैसा इमेज नहीं होता, ये इमेज मतलब फोटो नहीं लेता। ये इमेज क्या होता है, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन इमिट करता है, जैसे रेड शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट है, ऐसे ऐसे ये डेटा को स्टोर करता है। जैसे इंडिया ने स्टोर किया 1 पेटाबाइट डेटा, ये इसने किया 2 पेटाबाइट डेटा, इसने किया 3 पेटाबाइट डेटा। तो बाद में सब मिलाकर कंबाइन होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, कंबाइन होता है और तब जाके इस पर एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। और यही एनालिसिस एनालिसिस ऑब्वियस सा बात है कि एनालिसिस में आरडीबीएम सिस्टम तो कहीं भी नजर नहीं आएगा, इसमें बिग डेटा ही यूज होता है। ठीक है, इसमें बिग डेटा ही यूज होता है। ठीक है, तो ये वही बता रहा है। अब किस स्पीड से, ये मैंने बता दिया कि फ्लाइट जो है वो 2 पेटाबाइट हर
40 जीबी हर घंटे जनरेट करता है, एक फ्लाइट हर घंटे 40 जीबी जनरेट करता है डेटा, लगभग। तो आप समझ लो किस वैल्यू वो है वेलोसिटी, कितना डेटा जनरेट किया, 40 जीबी कितना देर में जनरेट किया, एक घंटे में। तो ये वेलोसिटी है ना। ऑनलाइन डेटा एनालिसिस ये एग्जांपल है, जैसे कैन मॉनिटरिंग किस स्पीड से, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कल इसको, बहुत टाइम हो गया गाइस, 1.5 घंटे हो गया, आज तो लंबा खींच गया, ठीक है। तो आप लोग भी जाने के लिए रेडी होंगे। तो कल हम लोग वैरायटी भी मैंने बता दिया है कि वैरायटी क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, है ना। उसको ये नाम दे दिया है, मैंने जो बताया था वो क्या बताया था, टीएक्सटी डेटा, है ना। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हुआ, जैसे टेबुलर डेटा यानी सीएसवी फाइल हो गया, टीएक्सटी फाइल हो गया, ये सब हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया, जैसे हमारा टेक्स्ट डेटा हो गया, है ना, सेंसर डेटा हो गया, ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया। आप जो अभी सुन पा रहे हो मेरी आवाज, ये तो डेटा ही तो है, और क्या है, डेटा ही तो है। या फिर आप रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो सुनते हो, वो सब डेटा है, और वो सब कैसा डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी उसी तरह सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है, जैसे वेब डेटा हो गया, वेब एचटीएमएल जैसे आप पढ़ते हो, एचटीएमएल हो गया, एक्सएमएल हो गया, ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो कल हम लोग, है ना, कल हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। देख रहे हो आप, सेमी स्ट्रक्चर डेटा एक्सएमएल हो गया, ठीक है। रिलेशनल डेटा जैसे हो गया, टेबल लेगेसी डेटा हो गया, ग्राफ उसी तरह ग्राफ डेटा होता है, स्ट्रिंग डेटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके आगे भी हम लोग देख लेंगे, अगर देखने के लिए हुआ, नहीं तो आगे देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ होते हैं इंटीग्रेशन, नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। मैं शेयर कर दूंगा।